आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं कि प्रीमियम के केस में, अगर प्रीमियम का केस जब हम करके चल रहे हैं, प्रीमियम का केस, ठीक है। और हल्का फुल्का मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिफोर आई गो फॉर द प्रीमियम केस, पहले कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, एक दो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, उनके बारे में लिखिए। तो लिखिए, हाउ कैन अ कंपनी यूज हाउ कैन अ कंपनी यूज हाउ कैन अ कंपनी यूज कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर आई थिंक ये आपने करवाया था, आपने कहा था किसी भी तरह में यूज हो सकता है एसेट वाला, हाँ, बट जो लाइबिलिटीज वाला होता है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन वाला, तो आंसर क्या बनेगा? द वे कंपनी feels good to use it. It means there is no restriction to use it as per Companies Act 2013। ध्यान रखना इस बात का। कैश की बात करी मैंने मैंने कैश की बात करी है। क्वेश्चन टू। सर आपने द हाँ, वे कंपनी के बाद क्या लिखा है पहली लाइन में? द कंपनी फील गुड ओके सर। टू यूज इट। हाउ कैन अ कंपनी यूज द अमाउंट या मनी रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम? ये दूसरा क्वेश्चन। कैश जो है वो हार्ड कैश की बात कर रहे हैं, मनी या अमाउंट, मतलब ये जस्ट टॉकिंग अबाउट अमाउंट, हम हार्ड कैश की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ नंबर्स का आंसर क्या बनेगा? एज पर द प्रोविजंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी कैसे इस्तेमाल कर सकती है? इस सेक्शन के प्रोविजन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। इस सेक्शन के प्रोविजंस क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ अब आपको। इस सेक्शन के जो प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या प्रोविजंस है उनको देख रहे हैं। आई एम जस्ट शोइंग विद यू। मैंने याद है ना, पिछली क्लास में भी मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया था, असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 3 का कौन सा पेज पे लेके जाने के लिए बोला था मैंने आपसे? टू। हाँ, पेज नंबर कौन सा? टू। 2। ये आपके सामने आ रहा है, यही इसका आंसर बनेगा। इसे डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू सी दिस? दिख रहा है, देखिए। सेक्शन 52 सब सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 restricts the use of amount received as premium on securities for the following purpose। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट, कैश की बात नहीं कर रहे हैं लोग। मैंने बताया था लायबिलिटी साइड में रिप्रेजेंट होता है, और सरप्लस के अंदर दिखता है। उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फुली पेड बोनस शेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के जन्म से पहले के जो खर्चे उन्हें राइट ऑफ करना होता है हमें। उन्हें राइट ऑफ करना होता है हमने कंपनी के पहले साल में ही। तो अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो पहली प्रायोरिटी होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना। और अच्छा देखो, आप सोचते हो कि राइट ऑफ करना क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। भाई अगर एक्सपेंस होगा तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, है ना? बोलो होगा या नहीं यस होगा? सर। ठीक है जी। तो मान लिया जाए मेरा एक्सपेंस होगा, तो मैंने एंट्री कर दी क्या, कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दी मैंने एंट्री। गॉट इट? मान लो 50 लाख का मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। अब मुझे इसे राइट ऑफ करना है। क्या करना है? मुझे इसे राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 50 लाख से। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ, भाई प्रॉफिट एंड लॉस से मैं करूंगा ना इसे इस्तेमाल। लेकिन अगर मेरे पास प्रीमियम है तो मैं क्या एंट्री करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50 लाख, 50 लाख से। अच्छा, अगर मेरे पास प्रीमियम 10 लाख का है सिर्फ, सपोज क्वेश्चन कहता है कि आपके पास प्रीमियम सिर्फ 10 लाख का बचा है, तो 10 लाख प्रीमियम से लगाऊंगा।
और बाकी का कहाँ से यूज करूंगा मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 40 लाख वहां से यूज करूंगा। अगर मेरे पास प्रीमियम है ही नहीं तो क्या करूंगा बताइए मैं? अगर प्रीमियम नहीं है मेरे पास, पूरा का पूरा पैसा किससे से निकालूंगा मैं यहाँ पर? 15 लाख। तब मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से यूज करूंगा। ये होता है क्वेश्चन करने का, इसे कहते हैं राइट ऑफ करना। तो भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम इज लाइंग ऑन द लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी को अगर कम करना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं यूज करना, इसे कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल करना। तो ये यहाँ पर आपके पास है। आगे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे ये सारी चीजें। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर डिबेंचर को इश्यू करते समय अगर आपको कोई डिस्काउंट देना पड़ता है, भाई देखिए फेस वैल्यू पे तो डिस्काउंट नहीं दे सकते ना, लेकिन हम मार्केट प्राइस पे तो डिस्काउंट दे सकते हैं ना। उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ, जो भी अच्छा प्रीमियम का मतलब जानते हैं क्या होता है? कोई बताएगा प्रीमियम का मतलब क्या होता है? सर कुछ जो ज्यादा। मार्केट हाँ, करेक्ट सर जो करेक्ट, ठीक बोल रहे मार्केट प्राइस से ज्यादा इशू करते, मतलब फेस वैल्यू से हो। ज्यादा हाँ इशू करते हैं हाँ, एक शेयर को, बिकॉज कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत होती है तो बिल्कुल लोग बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन आपने क्या किया? डिबेंचर, डिबेंचर एक लोन डॉक्यूमेंट होता है। आपने बोला कि 100 रुपए का डिबेंचर है, आज आप 100 रुपए में ले जाओ, 3 साल बाद मैं आपको 20 रुपीज वापस दूंगा, 120 रुपीज दूंगा। तो आपको क्या है, आप 3 साल बाद 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, इट इज लॉस टू यू। तो नुकसान हुआ आपके लिए। वो प्रीमियम को, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हैं। ठीक है जी, ये वाला ये रहा। प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है, किसान वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे बायबैक ऑफ शेयर वाला, वहां पर भी आप एंट्री क्या करते हैं? प्रीमियम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सेक्शन 68 के अंदर आया था। आपकी बुक ने क्या कर रखा है? सेक्शन 52 सब सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें डाल रखी हैं। लेकिन परचेजिंग ऑफ ओन शेयर यानी कि बायबैक ऑफ शेयर जो है, ये सेक्शन 68 के अंदर कवर होता है, इसके अंदर कवर नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई पूछे तो आपको क्या करना है? आप लिखेंगे चारों, और पांचवा वाला जो है नीचे लिख देंगे, उसके ब्रैकेट में सेक्शन 68 कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट आंसर तो पांचों यूज से होगा, उसके बिना यूज नहीं होगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, और उसका आंसर मैंने भी आपके साथ शेयर किया था वहां स्क्रीन पर। उसे नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, दैट विल नॉट बी एन इशू। चलो, अब आइए देखें जरा, एक और कंसेप्ट सीखते हैं। मैं आपके सामने अब क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जरा इधर, और मैं उस क्वेश्चन को दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 20% प्रीमियम। ठीक है, केस 1 और यहाँ है केस 2। ठीक है, यहाँ लिखा केस 1 में हमने क्या, द अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows: application, allotment, first call, final call, 2 रुपीज, 4 रुपीज, 1 रुपीज, और फाइनल कॉल पे कितना बोला हमने? बैलेंस। इधर आ जाते हैं केस 2 पे। द अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows: एप्लीकेशन पर कितना बोले? 2। अलॉटमेंट पर कितना? अमाउंट पेबल नहीं, अमाउंट क्या बोल रहा हूँ, पेबल की जगह में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप। शब्द देख लीजिए क्या लिखा मैंने, अमाउंट कॉल्ड अप। यहाँ क्या शब्द यूज करा मैंने? पेबल। अलॉटमेंट पर कितना? 4। फर्स्ट कॉल पर 1, फाइनल कॉल पर बैलेंस। चलिए भाई, ठीक है। और टोटल कितना होने वाला है? टोटल 10+2 ही होने वाला है। टोटल कितना होने वाला है? 10+2 ही होने वाला है। अब टास्क आपके लिए क्या है कि आप मुझे बताएंगे कि फाइनल कॉल पे कितना, मतलब ये बाइफरकेशन क्या बनेगा? बाइफरकेशन पहले आप मुझे बताएंगे, पेबल पे बाइफरकेशन क्या बनेगा, होल्डर पे बाइफरकेशन क्या बनेगा। ये आपका टास्क है, करके बताइए मुझे। मैंने तो आपके सामने रॉ बाइफरकेशन दिया ना, आप मुझे फाइनल बाइफरकेशन दीजिए, देखते हैं कौन कौन। समझना एक बात, जब हम कहते हैं कि शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है और आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि प्रीमियम
देखिए एक बात समझना, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन पर भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी इट कैन बी एट एप्लीकेशन स्टेज, जनरली एट अलॉटमेंट स्टेज, एंड समटाइम्स एट प्रीमियम स्टेज हो सकता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं किसी स्टेज पे। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मान के चलते हैं कि प्रीमियम का एडजस्टमेंट जो होता है वो अलॉटमेंट स्टेज पे होता है। रीजन, क्योंकि इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो अलॉटमेंट के बाद ही होता है। तो हम कुछ नहीं बोलते, हम अलॉटमेंट पे उसका एडजस्टमेंट करेंगे। पेबल का मतलब होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब पेबल अमाउंट है कि वो अमाउंट जो शेयर होल्डर पे करेगा विद प्रीमियम। तो देखिए जरा, एप्लीकेशन पर कितना हुआ, 2 रुपया, अलॉटमेंट कितने का, 4, इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 + 2, और ये कितना हुआ, 1, बैलेंस कितना बना, 2, 4, 5, बैलेंस बना 5। ये कितने लोगों का ठीक है ये वाला पार्ट, कम अप करें, कितने लोगों ने ठीक किया ये पेबल वाला पार्ट, किसी ने तो किया होगा, एक। ओके, फाइन, फाइन, गुड, तनिष्क, दैट्स वंडरफुल। आ जाइए कॉल्ड वाला। कॉल्ड का मतलब होता है यू विल कॉल, यू विल कॉल फेस वैल्यू, लेकिन इन्वेस्टर विल पे यू अलोंग विद प्रीमियम। तो आपने अलॉटमेंट पे कॉल किया, 2 ही मिलेगा। आपने अलॉटमेंट पे कॉल किया, आपको 4 + 2 मिलेगा। फर्स्ट कॉल ये है, 2, 6, 7, 3। अब बताइए कॉल्ड अप वाला कितने लोगों का ठीक था, बताइए, कम अप करिए, कितने लोगों का ठीक है कॉल्ड अप वाला, बताइए, सर एक चीज़ पूछनी है। पूछिए। सर ये पेबल और कॉल्ड अप वाला जो है इसमें मतलब जब तक जैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है प्रीमियम, तो पेबल और कॉल्ड अप में बाइफरकेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे पेबल हो या कॉल्ड अप हो? बिल्कुल नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। रहेगा तो अलॉटमेंट स्टेज पे ही ना। लेकिन पेबल मतलब क्या है, विद प्रीमियम है, मतलब 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है। कॉल्ड अप का मतलब 4 रुपीज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। अच्छा इससे ठीक आपकी क्वेश्चन की इससे आपकी क्वेश्चन की शेप बदल जाती है। गॉट इट? अरे भाई बाकी लोगों को पता चला क्या हुआ? नहीं, डॉक्टर कपूर को, हर्षिल को, देवांशी को, त्विषा को पता चला कुछ क्या हुआ ये? तो हाँ आर जी। यू केस एबल टू? वन में हमारा प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड था एंड केस टू में हाँ हमने जी, उसको 2 रुपीज ऐड करा। हाँ जी, क्योंकि वहां कॉल्ड अप शब्द लिखा था। कॉल कॉल्ड अप का मतलब होता है कि यू विल कॉल, देखो आप मांग सकते हो फेस वैल्यू, लेकिन एज पर द टर्म ऑफ इशू जनता आपको क्या देगी, देखिए तुमने 10 रुपए का शेयर इशू किया, मार्केट में तुम्हारा प्राइस फिक्स हो गया मान लो 120 रुपीज, तो 10 रुपए के शेयर पे 110 रुपीज का प्रीमियम है। आप ऑफर तो कर रहे हो जनता को 10 रुपया, लेकिन पब्लिक देगी आपको कितना, 120 रुपीज। तो कॉल्ड अप 10 था, लेकिन पेबल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में बोला पेबल, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इंक्लूडिंग प्रीमियम है। लेकिन कॉल्ड अप का मतलब है क्या, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। आपको प्रीमियम अलग से जोड़ के दिखाना पड़ेगा। सेम सिचुएशन है दोनों केस में, लेकिन देखो दोनों में बाइफरकेशन में कितना फर्क पड़ गया। अगर आप ये गलती करते तो आपको पहला एंट्री ठीक होगी, बाकी दूसरी एंट्री से आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये इसका मैंने थोड़ा बहुत जिक्र पिछली क्लास में किया था। आइए देखते हैं केस 1 में एंट्री कैसे बनती है, ध्यान से देखिए। पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने बोले थे हम लोगों ने यहाँ पर, 10,000। एप्लीकेशन पे कितना, 2 रुपया, 20,000 और 20,000, दैट विल बी योर स्टोरी। ऐसे करके चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, डन। सो वहाँ पे नंबर 2। ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, बाकी लोग बताइए, बाकियों को भी ब्लर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Blurred. sir. यस सर। Yes, sir. ओके, कैमरा कहता है कि मास्टर तुम सामने आओ। अब मैं आगे सामने, अब बताइए। हाँ सर अब ठीक हो गया। क्लियर है। बस ठीक हो गया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विच इज 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज ऑफ 20,000। और बोला क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, डन। तीसरे नंबर पर एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट। भाई समझ लीजिए 10,000 अलॉटमेंट होता है विद प्रीमियम कितना अमाउंट है 4 रुपीज, तो आप लिखेंगे 4, दैट विल बी 40,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी विद व्हाट 10,000 into 2, 20,000 फेस वैल्यू। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट विल बी 10,000 into प्रीमियम, हो जाएगा 20,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4 सारे शेयर टाइम पे पैसे, अभी इसमें डिफॉल्टर वाला कोई केस नहीं, मतलब पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड है, ये मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये होना चाहिए। पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाउ मच मनी? 40,000। कोई डिफॉल्टर तो था ही नहीं, रिलेशन बन गई क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, डन। नंबर 5 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर? 10,000 शेयर्स। एक शेयर पे कितना बोला फर्स्ट कॉल में? एक शेयर पे कितना पैसा बोला? देखिए जरा आपके सामने लिखा वहां पर बाइफर्केशन में, 1 रुपीज, 1, 1. 10,000। 2 लिख दिया क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 से। योर नरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, हो गया। पैसा लेने, सॉरी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, नॉट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6 पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया आपने? यहाँ लिखा बैंक डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हाउ मच मनी? 10,000 और 10,000। नरेशन बन गया क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी या फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। नंबर 7 रिपीटेटिव एंट्री होती हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट विच इज 10,000 इंटू कितने से बोले हम लोग? 5 से, 50,000। 2 क्या बोल दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 से। नरेशन में क्या बोल दिया? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8 पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50,000 से 50,000 से, और नरेशन क्या लिख दिया? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, डन, क्वेश्चन खत्म। दिस इज योर केस 1। कौन सा वाला केस 1 था? ये वाला केस 1 था। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। अब हम इसको केस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए सिंपल सा। केस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए केस 2 में आपके पास बैंक वाली एंट्री तो सेम रहेगी, अलॉटमेंट की एंट्री कितनी हो जाएगी? 4 + 2 6 हो जाएगी। दिस विल बी कितना? 60,000। दिस विल बी कितना? इंटू 4, ये हो जाएगा 40,000, और ये 60,000 60,000, डन। फर्स्ट कॉल की एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। फाइनल कॉल की एंट्री कितने से हो जाएगी? 30,000 से, 30,000 से, और फिर पैसा लेने की एंट्री 30,000 से, 30,000 से। हो गया केस 2 आपका खत्म। लो, दिस इज डन, केस 2 हो गया पूरा। मेरे लिए तो बड़ा आसान था ना कि बोर्ड में मैंने मिटा दिया और काम पूरा कर दिया। हो गया केस 2 आसान। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको कि अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए कि कैश बुक बनानी है तो कैसे बनेगी, वो बताऊंगा आपको। अब अगर आपका क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक एज वेल, तो कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है, जैसे बचपन में कैश बुक बनाते थे वैसी बनेगी। और कैसे बनेगी देखिए यहाँ पर। कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम बनेगा, क्योंकि कैश कॉलम तो बैंक होता ही नहीं उनके पास इस्तेमाल करने के लिए। डेट, रुपीज, पर्टिकुलर्स और डेट। अब एक बात बताइए मुझे,
अगर आपके क्वेश्चन में करे कि कैश बुक भी बनाइए, तो आप क्या जर्नल एंट्री भी करेंगे और कैश बुक में भी एंट्री डालेंगे क्या? ये बताइए मुझे, बोलिए। नो सर। नो सर। नहीं होगा ना, डुप्लीकेशन हो जाएगा ना भाई। जब कैश बुक बनाए, देखिए आपको मालूम है ना जर्नल का रिकॉर्डिंग कैसे, मतलब ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग कैसे होता है? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में, बीआर बुक में, बीपी बुक में, और कुछ नहीं जाती तो कहाँ जाती है? जनरल प्रॉपर में। कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसमें कैश और बैंक के कॉलम आते हैं। तो अगर आपको कैश बुक बनाने के लिए बोल रहा है भाई, तो आपको तो जनरल एंट्री में कैश शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना, बैंक इस्तेमाल ही नहीं करना। यानी कि जो पहली एंट्री है आपकी, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो यहाँ होगी नहीं, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। ये एंट्री सीधी कहाँ चली जाएगी बताइए? वेयर विल इट गो? सीधी यहाँ चली जाएगी नंबर 1। क्या बोलकर? सर एक इक्विटी डाउट है। शेयर एप्लीकेशन। बोलिए क्या डाउट है? सर हम लोग फर्स्ट और सेकंड एंट्री का कंबाइंड वो नहीं कर सकते, एंट्री लिख बिल्कुल नहीं कभी सकते नहीं सीधा करना, था? कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, करना ही नहीं है। रूरल प्रिंसिपल का बर्बादी फैलाओगे तुम। पहले तुम्हें पैसा मिला, फिर तुम उसे एडजस्ट कर रहे हो, कंबाइन तुम्हें करने का सेंस ही नहीं बनता। देखो बेटा, पहली एंट्री जो होती है वो होती है एप्लीकेशन मिलने के टाइम पे, और सेकंड और थर्ड एंट्री होती है जब शेयर अलॉट हो जाते हैं। इनमें तो टाइम गैप होता है। पर एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल यू हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। तो जो ट्रांजेक्शन आपसे 15 दिन बाद होने वाली है, उनको मिला कैसे सकते हो आप बताइए? यस समझ गया। एप्लीकेशन मिली, उसके 15 दिन बाद अलॉटमेंट करा आपने, या 1 महीने बाद अलॉटमेंट करा, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट को मिला कैसे सकते हो आप? वो तो मैं आपको समझाने के लिए बताता था कि भाई पहली 2 एंट्री को मिलाइए, बैंक टू कैपिटल का इफेक्ट आता है। तीसरी और चौथी एंट्री को मिलाइए तो क्या इफेक्ट आएगा? इक्विटी क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पांचवी छठी एंट्री को मिलाइए तो क्या एंट्री आएगा? बैंक टू शेयर कैपिटल। वो तो मैं कंबाइन करके दिखाता था कि इफेक्ट क्या पड़ता है। यू कांट डू दैट। अब आपकी जो एंट्री नंबर 2 होगी, अब एंट्री नंबर 2 वो कैश बुक में नहीं जाएगी, एंट्री नंबर 3 कैश बुक में नहीं जाएगी, एंट्री नंबर 4 हाँ जी पैसा लेने की एंट्री है, ये कहाँ चली जाएगी? कैश बुक में। किस नाम से? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से। ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, एंट्री नंबर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट इज ऑफ 60,000। सर एंट्री सब नंबर, डाउट है। दोबारा सर हम बोलो। कैश बुक में डाल रहे हैं तो हम लोग जर्नल एंट्रीज की रिमूव कर रहे हैं। हाँ तो ध्यान, अरे भाई बचपन में पढ़ा नहीं तुमने सब्सिडरी बुक का कंसेप्ट? सर लेकिन जर्नल एंट्रीज के साथ ही बनाते थे, जर्नल एंट्री में नहीं लिखा बनाते थे, कोई गलत। चीज। आपको नहीं सिखाया किसी ने, आपको सिखाया नहीं किसी ने, इसका मतलब है जब मैंने, जो मेरे पास पुराने पापी बच्चे हैं, इनको पढ़ाया था तो मैंने समझाया था आपको कि जनरल एंट्री जो होती है वो सिर्फ जनरल प्रॉपर में होती है। जनरल एंट्री सिर्फ उनकी करते हैं हम लोग जो ना कैश बुक में जा पाए, ना परचेज में जाए, ना सेल्स में जाए, ना परचेज रिटर्न में जाए, ना सेल्स रिटर्न में जाए, ना पीआर ना बीपी। हो जाती है आपकी कहाँ जनरल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक्स पढ़ा था भाई बचपन में, बोलो। यस सर पूरी ठीक है। पूरी 11th में हमने जनरल एंट्री करी थी, लेकिन एक चैप्टर था सब्सिडरी बुक्स वाला, उसमें मैंने, मतलब तो मेरे पास नहीं थी मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी लोगों को मैंने बताया था कि जो एंट्रीज कहीं नहीं जाती हैं वो जाती हैं जनरल प्रॉपर में, जिनका ठिकाना ना कैश बुक है, ना परचेज है, ना सेल्स है, ना बीआर, ना बीपी, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, वो एंट्री जाती है जनरल प्रॉपर में। ठीक। तो अगर आपकी कैश बुक बन रही है, उसकी जनरल एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि कैश बुक इज ए प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडरी बुक। सर ओके, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। वो क्या करते हैं, एंट्री भी लिखते हैं और वहां भी डालते हैं, तो डुप्लीकेशन नहीं हो गया बताइए? कैश की बुक का कैश बैलेंस बनेगा आपके पास, बनेगा ना? बोलो। जब आप इनकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो कैश अकाउंट बनाओगी ना, बैंक अकाउंट बनाओगी, बनाओगी? हाँ है ना? तो बोलो। यस और फिर यहाँ भी आप कैश बुक बना रहे हो, तो आपकी बैलेंस शीट में तो कैश का मेरी बैंक का बैलेंस दो दो बार नहीं जाएगा ऐसे करके, इसका भी तो बैलेंस आएगा, और इनका भी लेजर पोस्टिंग करके बैंक अकाउंट बनेगा। तो बैंक अकाउंट बनेगा और कैश बुक भी बन रही है, तो आपका तो बैंक दो दो बार नहीं रिफ्लेक्ट होगा। अगर सर लिख देते हैं एंट्रीज तो मार्क्स कटेंगे। बिल्कुल आपको लिखना ही नहीं। मैं इसलिए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे करा रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें। देखो लिखोगे तो मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना 4 एंट्री में, और फिर क्या होगा, टीचर का डिस्क्रिप्शन है, टीचर का डिस्क्रिप्शन है। अगर आप फेल अगर अगर कोई बच्चा फेल होता है तो टीचर क्या कर देगा, यहाँ क्रॉस करके, एंट्री में क्रॉस करके लिख देगा एक्स्ट्रा अटेम्प्टेड, नॉट आस्क्ड, और तब आपको नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप 100 मार्क्स वाले बच्चे होंगे, कहेगा आपको ये तो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए था, तो आपका आधा नंबर, 1 नंबर, ऐसा 2 नंबर जो भी है वो काट देगा।
ठीक है, अरे तो सिंपल है। पता है आगे चल के क्या होती है फोर फीचर में? बैंक डेबिट होता है, फोर फीचर डेबिट होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। बैंक की एंट्री बैंक में चली जाती है, फोर फीचर टू शेयर कैपिटल की एंट्री बच जाती है। तब कैसे संभालोगे उससे? वो तो काटनी पड़ेगी फिर हमें, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो अपने एंट्री कर दी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की। बारी आई पैसा लेने की, क्या फर्स्ट कॉल का पैसा ले रहे हैं वो एंट्री भी नहीं करनी है आपने यहाँ पर। फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की एंट्री नहीं करनी है, हट गया, वो यहाँ आ जाएगा। नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने से फर्स्ट कॉल था? 30,000 रुपीज से, ये भी कर लिया। और जो चौथी एंट्री है पैसा लेने की, कौन सी वाली? फाइनल कॉल की, वो एंट्री भी आप यहाँ नहीं करेंगे। वो एंट्री भी सीधी कहाँ चली जाएगी? कैश बुक में। नंबर 4 क्या बोलकर? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 30,000। टोटल पैसा कितना बना आपके पास बताइए जरा? व्हाट इज द फाइनल टोटल अमाउंट मनी विद यू? 6 2 8 3 क्या? 1,20,000। 120 140? सर थर्ड वाले में 10,000 अमाउंट हो। हाँ वो थर्ड वाले 10,000। में 10,000 है तो 10,000 रखेंगे। तो अब हाँ कितना बन गया? 1,20,000। 120। ठीक है, 120 यहाँ रखा और इधर लिख दिया नंबर 1 बोल के, क्या? बैलेंस सीडी 120। और ये जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग आपकी ये बदल जाएगी। तो जब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो मैं सीधा दिखाऊंगा कैसे करते हो। 1 2 ये होगी आपकी एंट्री, दिस विल बी थर्ड एंट्री, दिस विल बी फोर्थ एंट्री, इट विल मूव इन दिस वे। ऐसे चलेगा क्वेश्चन आपका। तो जब क्वेश्चन बोले क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर कैश बुक, तो आपको ऐसे चलना है। जिस एंट्री में भी कैश आएगा वो एंट्री कैश बुक में जाएगी, वो एंट्री जनरल एंट्री के अंदर आनी ही नहीं है। मोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसे नोट करेंगे। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपके पास, सॉरी ये गलत वाली वर्कशीट आ गई हमारे पास। I'll take other। अब जो आपके साथ जो हम शीट यूज कर रहे हैं असाइनमेंट 1 वाला, उसी को इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर क्या है, ये रहा। पेबल का मतलब समझ रहे हैं आप? एक्स लिमिटेड इशूड 20 का 2 रुपए के प्रीमियम पे, अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल पे। आपको बोला जनरल एंट्री बनाना है, इसको तो नहीं करा रहा मैं आपको, मैं अगला वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा वो करवाया था मैंने आपको जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मतलब जब सारा पैसा लमसम मिलता है। क्या वो क्वेश्चन करा था हम लोगों ने? पिछली क्लास में किया यस था सर। ना लमसम। Yes, sir. वेरी वेरी गुड, वी हैव डन दैट, दैट्स वंडरफुल। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसे हम बाद में करेंगे अभी, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 उठा लीजिए, आपके सामने ये रहा। Axis Limited issued 20,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹4, on which amount payable is as follows. 3 on application है including premium है, 4 on allotment है including premium है, 3 on first call है including premium है, 4 on final call है including premium है. Public subscribed for all the shares and timely paid the amount due on allotment and costs. आपको जर्नल एंट्री बनानी है द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड विदाउट ओपनिंग कैश बुक एंड विद कैश बुक। भाई विदाउट ओपनिंग कैश बुक तो आप कर ही लेंगे, मैं आपको मतलब पहले मैं इसको ना विद कैश बुक के साथ बना के दिखा रहा हूँ। आप मतलब पहले मैं इसको विदाउट कैश बुक बना के दिखा रहा हूँ, फिर कैश बुक के साथ कैसे बनता है वो करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6 विद यू। तो कैश बुक में जो करते हैं उसका आपको क्या हो जाएगा, अब क्लैरिटी आ जाएगी कि कैश बुक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है? चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसका बाइफर्केशन लिख लीजिए फटाफट से। व्हाट विल बी द बाइफर्केशन दैट यू हैव टू राइट? जल्दी से लिख लेते हैं बाइफर्केशन, ठीक? कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ। कैश बुक मैंने अलग से बना लिया अगले पेज पर, और इसको अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले तो मैं आपको विदाउट कैश बुक बना के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता पूरा का पूरा। तब तक बाइफर्केशन लिख लेंगे सब लोग। एप्लीकेशन पे कितना पैसा लगना है, प्रीमियम मिला के मतलब वैसा करके देखिए। बताइए मुझे जरा, 10 रुपीज का शेयर था, 10 प्लस कितना होना चाहिए था? प्रीमियम कितना बोला है? 4। व्हाट इज ऑन एप्लीकेशन? पेबल है ना, पेबल। एप्लीकेशन पे कितना बोला है? 3 रुपया।
यानी कि 2+1। अलॉटमेंट पर कितना बोला है इसने क्वेश्चन में? इट सेज 4, 3+1। फर्स्ट कॉल कितने की बोली है इसने यहाँ पर? दिस सेज 3, यानी कि 2+1। फाइनल कॉल कितनी बोली है देखिए यहाँ पर? 4+3 तो 5 तो नहीं, ये बनेगा आपका 3 2 3+1 ऐसे। दिस इज योर बाइफर्केशन। ये बाइफर्केशन आपके सामने यहाँ पर क्लियर है। पहले बना रहे हैं बिना कैश बुक के, तो कैसे बनता है? क्वेश्चन नंबर 1, बैंक डेबिट। कितने शेयर हैं बताइए कोई मुझे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कितने शेयर हैं? नंबर ऑफ शेयर्स Two. कितने हैं? Two. टू। टू नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स, अरे वो तो अमाउंट पर शेयर है। शेयर कितने इशू करे? 20,000 शेयर्स 20. इंटू 3, दिस यू विल राइट 60,000 ऐसे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऐसे। एंट्री बनाने की कोशिश करिए जब अभी। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बताना ना, यही तो चीज, इसी को तो बताने के लिए मैं कंसेप्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व आपके साथ। नाउ यू विल राइट 20,000 शेयर्स पर शेयर कैपिटल का पैसा कितना? 2 रुपया, 40,000 रुपया। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दैट यू विल राइट 20,000 पे प्रीमियम कितने का? 1 रुपए का, 20,000। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, डन। बड़े एक बात समझना सब लोग, एप्लीकेशन पर पहले क्या होता है कि विथ प्रीमियम पैसा मिलता है, फिर बाद में वो एडजस्ट होता है। लेकिन अलॉटमेंट पे पहले प्रीमियम और कैपिटल ड्यू होती है, फिर पैसा मिलता है। जैसे देखिए अब अलॉटमेंट पे नंबर 3, आई राइट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर हैं? 20,000 शेयर हैं, इंटू कितना होगा? 3+1 4, तो यू विल राइट 80,000 ईयर। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, यू विल राइट हियर 20,000 इंटू 3, कितना लिखेंगे? 60,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 1, आप लिखेंगे 20,000। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। देख रहे हैं फर्क? यहाँ पहले पैसा मिलेगा फिर एडजस्ट होगा, लेकिन यहाँ पहले ड्यू होगा, विथ प्रीमियम ड्यू होगा, शेयर कैपिटल प्रीमियम के नाम से अलग अलग होगा, और फिर पैसे की वसूली होगी बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? 80,000 से। डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं, सारा पैसा मिल गया 80,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा मिल गया। नंबर 4, 5 नंबर एंट्री। देख पा रहे हैं ना? पहले क्वेश्चन में भी तो यही किया था हमने, तरीका वही है। एप्लीकेशन में सिर्फ प्रीमियम का हिसाब किताब बदल जाता है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, इस तरह से काम चलता है। इसे नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, चलो आगे देखिए। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अगेन 20,000 विद प्रीमियम 3 रुपीज, वैल्यू गोइंग कितनी बनेगी? 60,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट वैल्यू विल बी 20,000 इंटू 2 रुपीज। फेस वैल्यू ये है, ये फेस वैल्यू, ये प्रीमियम है, बनेगा कितना? 40,000। 2,
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विच विल बी 20,000 इंटू 1, कितना बनेगा 20,000। क्या नरेशन बनेगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल इज डन। 6 नंबर पे पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पूरा का पूरा 60,000 यू विल रिसीव, पूरा का पूरा 60,000 यू विल रिसीव। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। और नंबर 7, बिल्कुल बिल्कुल रिपीटेटिव एंट्री है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, दैट विल बी 20,000 इंटू 4 से 80,000। और पैसा लेने की बारी है तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर, मतलब पहले तो ड्यू करने की ना, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू फेस वैल्यू के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60। और फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विच इज 20,000 इंटू 1, 20,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और फिर पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना रुपया? 80,000 और 80,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, फिनिश, क्वेश्चन खत्म। ये क्या था? विदाउट कैश बुक था, अगर विदाउट कैश बुक कर रहे हैं तो, है ना। पर आपने देखा हर स्टेज पे प्रीमियम कैसे हैंडल करते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में पहले पैसा मिलेगा, फिर प्रीमियम एडजस्ट होगा। रेस्ट ऑफ द स्टेजेस पहले ड्यू करेंगे, फिर प्रीमियम, और फिर पैसा। लोग पता क्या करते हैं, ये पेमेंट रिसीव करते समय प्रीमियम लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। ड्यू करते समय आप प्रीमियम की एंट्री करेंगे। सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में ये थोड़ा सा अलग होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। भाई बैंक वाली एंट्री तो यहाँ से हट जाएगी, मालूम अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। कहाँ चली जाएगी वो? इधर। क्या बोल के जाएगी? नंबर 1 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से जानी है? 60,000 से, देयर इज नो प्रॉब्लम। नंबर 2, फिर पैसा लेने की बारी आई तो ये 4 नंबर की एंट्री ये हट जाएगी यहाँ से। अलॉटमेंट कितना पैसा लेंगे आप? 80,000। यू विल राइट हियर व्हाट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 लिख देंगे, ये भी काम खत्म हो गया, डन। फिर पैसा लेने की बारी आई तो ये फर्स्ट कॉल की एंट्री भी यहाँ से हट जाएगी, ये आएगी नहीं इसमें। क्या बनेगी? नंबर 3 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट अमाउंट इज व्हाट? अगेन 80,000 ही है, नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा 60,000 है। और फिर फाइनल कॉल का पैसा लेने की एंट्री ये भी हट जाएगी यहाँ से, तो क्या बनेगी? नंबर 4 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी ऑफ 80,000। टोटल कर लीजिए भाई, कितना आता है? 2 लाख कितना? 14 ना, हाँ, 2,80,000, 2,80,000, दैट्स योर अमाउंट। नंबर 1 बोल के बैलेंस सीधी कितने से आ जाएगा? 2,80,000 ऐसे। और इनकी नंबरिंग बदल जाएगी आपकी, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 ऐसे। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? विद कैश बुक हो गया। और देखा आपने सारी स्टेज पे प्रीमियम कैसे लगता है, कैश बुक के साथ कैसे लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बोलो भाई बोलो, दिस इज फाइन। Yes, sir. चलो, अब हमें क्या करना है पता है? बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसका डिस्कशन करते हैं। बैलेंस शीट पर क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांस। स्कूल एग्जाम में तो डेफिनेटली आती ही आती क्वेश्चन है। इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, देन आई विल गो टू द बैलेंस शीट वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है इशू ऑफ शेयर्स के केस में। अब से शुरुआत हो रही है, जहां जहां बैलेंस शीट के क्वेश्चन आएंगे उसको करते चलेंगे, एंड यू विल फील कंफर्टेबल। बैलेंस शीट को करना और फोर्थ फीचर के क्वेश्चन को करना इशू ऑफ शेयर्स में सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है लोगों की, लोगों से नहीं होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको बड़ा कंफर्टेबल लगेगा। दिखाता हूँ कैसे। भाई दिख रही है बैलेंस शीट सबको? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू?
हाँ, दिख रहा है? यस सर। हेडिंग है फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एज प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 और क्या बोले, पार्ट 1 बोले हैं। शेड्यूल 3 और पार्ट 1 की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 3 के अंदर और भी चीजें आती हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 2 जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। भाई देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था कि पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाओ। यहाँ ऐसा नहीं होता। जब आप कंपनी के एनुअल रिकॉर्ड देखेंगे ना, एनुअल रिपोर्ट्स, तो सबसे पहले उसमें आती है बैलेंस शीट, फिर उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। इनका तरीका यही होता है प्रेजेंट करने का। रियल सीक्वेंस तो यही है कि पहले आप क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आएगी तो कंपनीज एक्ट ने बोला है कि पार्ट 1 है कंपनीज एक्ट के लिए और पार्ट 2 है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। अब मुझे बताइए, ये जो फॉर्मेट आपके सामने बैलेंस शीट का दिख रहा है, ये वर्टिकल फॉर्मेट है या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है? कौन सा फॉर्मेट है? बैलेंस शीट का कौन सा फॉर्मेट है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। कौन सा फॉर्मेट है बताइए, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल? बताओ कौन सा फॉर्मूला, सर हॉरिजॉन्टल दोनों या है। वर्टिकल? दोनों नहीं है, बेकार की बात कर रहे हो तुम। वर्टिकल फॉर्मेट कहते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। ऐसा लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इसे वर्टिकल कर रहे हैं। ऊपर से नीचे चल रहा है सीधा, वर्टिकल फॉर्म देख रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहा है। ध्यान रखेंगे, कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइए जरा देखें एक एक आइटम को, उनका डिस्कशन हम करेंगे। और यहाँ हेडिंग से मेन देख रहे हैं आप, पहले आप लायबिलिटी पढ़ते थे, यहाँ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बोल दिया। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहला पार्ट डाला शेयर होल्डर्स फंड। अरे भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है, याद है सबको? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, कैपिटल, प्लस किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज के बराबर। ये लायबिलिटीज कौन सी वाली होती है, एक्सटर्नल वाली होती है, याद है गुडविल के चैप्टर में सिखाया था आपको मैंने। और ये जो कैपिटल होता है, कैपिटल, ये कैपिटल, इसके अंदर क्या शामिल होता है, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का करंट, रिजर्व, सरप्लस, और फिर एसेट्स यहाँ से माइनस हो जाती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस जुड़ जाएंगे, उसे कैपिटल की जगह क्या नाम देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं उसे, शेयर होल्डर्स फंड बोला जाता है। तो यहाँ देखिए बैलेंस शीट ने यही काम कर रखा है, बैलेंस शीट ने और कुछ नहीं करा। बैलेंस शीट ने क्या करा है कि आपकी जो लायबिलिटी साइड है, इसको बोला इक्विटी, इसको बोला इक्विटी, इसको बोला लायबिलिटीज। वो एसेट्स, एसेट्स के दो हिस्से बना दिए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। देख रहे हो बेटा, ये इसको दो हिस्सों में बांट दिया। इसको बोला नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी को दो हिस्सों में बांट दिया, क्या बोला, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। और ये जो कैपिटल वाला पार्ट था, इसको बोल दिया उन्होंने शेयर होल्डर्स फंड। इतना डिफरेंस, और कुछ नहीं है। चलिए एक एक करके इन पार्ट का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों आ जाएगा। भाई किसी को कोई दिक्कत है इस बात पे, बोलिए, एनी प्रॉब्लम इन दिस? ये सर नो तो बोला करो ना। नो सर। अच्छा, और रिकॉर्डिंग में है नहीं, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहा है? जा रहा है। ठीक है। बारी आई रिजर्व एंड सरप्लस। ये सारे के सारे फ्री रिजर्व इसके अंदर पड़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, सब रिजर्व इसके अंदर आते हैं। और सरप्लस पता है किसे कहते हैं? वो जो करते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यहाँ बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब रिटेन अर्निंग्स, वो सरप्लस बन जाती है। तो रिजर्व सरप्लस कैसे होगा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा। बारी आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है। हमारा बाबा बियर है, वो इनके पास एक गाड़ी है, शायद स्विफ्ट की डिजायर है, मतलब दुनिया भर की गाड़ी है। ये किसी की भी गाड़ी को उठा के उसे 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ा लेते हैं, धूम मचा ले धूम स्टाइल।
मतलब चाहे गाड़ी की का स्पीडोमीटर 200 मैक्सिमम पे जा रखा होगा, मतलब होता है ना स्पीडोमीटर की लिमिट होती है 0 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन बाबा बियर जो होता है, चाहे 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तारी क्यों ना हो, ये 250-300 किलोमीटर पहुंचा देता है उसको। ठीक है जी। अब मान लो ये एक्सप्रेस वे पे धूम मचा रहे धूम स्टाइल में 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला था, जहाँ की स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर। तो मामू ने पकड़ लिया, ऐसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बोला भाई यू आर अंडर अरेस्ट, तो 4-5 लोगों को उड़ाता हुआ आ रहा है, तेरे चक्कर में लोगों के एक्सीडेंट हो गए, यू आर अंडर अरेस्ट। बाबा भी कानून पढ़ने वाले कहते हैं पता क्या बोलता है, वारंट दिखाओ वारंट, वेयर इज द वारंट, तो व्हाट इज वारंट, या हमारे पास आ रहा है ना, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट योर वारंट, क्या होता होगा वारंट। तो हॉलीवुड की फिल्म, हॉलीवुड में तो नहीं है, हॉलीवुड की फिल्म में बोलते हैं ना वारंट दिखाओ, पुलिस इंस्पेक्टर कहता है हीरो से यू आर अंडर अरेस्ट, कहता है, भैया वारंट दिखाओ कहाँ है, व्हाट इज वारंट, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज वारंट, कोई तो बोलो। तनिष्क बोलेंगे, हर्षिल अगर है तो वो बोलेगा, किसको कहते हैं वारंट, बेटा बताइए, कोई नहीं बोलेगा। प्रिंस तुम बताओ, तुम्हारा तो कई बार चालान कट चुका है, बोलिए। सर क्या वापस बोलना वर्ड? व्हाट इज वारंट। वारंट, अच्छा अरेस्ट वारंट। हाँ, अरे वाह क्या बात है यार, है ना। सर वारंट तो एक वो होता है ना, लीगल नोटिस टाइप का, कि अब हाँ, लीगल उठा नोटिस लो। होता है, बिल्कुल उठा लो इसको, सही, कोर्ट के मजिस्ट्रेट से साइन करा हुआ होता है, उठा लो। तलाशी का सर्च वारंट अलग होता है, अरेस्ट वारंट अलग होता है। भैया आपके घर की तलाशी लेनी है, आप कहोगे भैया पहले सर्च वारंट लेके आओ, सर्च वारंट। अरेस्ट वारंट होता है, वो अलग होता है, ठीक है। अब जरा जाने कि इसका अकाउंटिंग में और वो भी कंपनी अकाउंटिंग में क्या लेना देना है, जरा समझ। भाई आपने बोला था कि शेयर इशू करने के तरीके होते हैं, आईपीओ, ई आईपीओ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, है ना, ऑफर फॉर सेल, ये सब तरीके होते थे। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें आप क्या करते हैं, जो रेपुटेड कंपनीज होती हैं उनको अपने शेयर ऑफर करते हैं कि भाई मार्केट में क्या जाना, तुम ही खरीद लेना। तो आपका इशू जो है वो जुलाई 31 को क्लोज हो रहा है, सपोज 2025 में। पर LIC ऑफ इंडिया, ये मान लिया कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है मार्केट में, उसने क्या कर दिया, आपको बोला कि भाई ठीक है, मैं आपकी कंपनी के 5 लाख शेयर्स लूंगा। आपका फेस वैल्यू जो शेयर की थी, फेस वैल्यू वो शेयर की थी ₹10, और आप मार्केट में जो प्राइस बैंड जो लेके जा रहे हैं, मतलब ऑफर कर रहे हैं कितना, 100 से 150 का प्राइस बैंड आप ऑफर कर रहे हैं। ये बंदा कहता है आपसे 5 लाख शेयर हैं आपके, 100, मतलब प्राइस बैंड आपने कितना कर दिया, 150 से 200 का कर दिया। ये कहता है यार तू चिंता ना कर, ये ले 200 रुपये मेरे से अभी पकड़ ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए, 10 करोड़ रुपया मुझसे अभी ले ले, और अपने शेयर जब इशू करेगा तो मुझे देगा पहले। ठीक है जी। क्या आप इस बंदे को मना कर दोगे, प्लीज समबडी टेल मी। नहीं। एक आदमी जो इशू ऑफर होने से पहले आपको आपके प्राइस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू पे पैसा लेके जा रहा है, मना तो नहीं करो, ये कह रहा है कि भाई मुझे अभी फॉरेन जाना है, मैं फॉरेन डील सेट करूंगा, जब तक आपका इशू क्लोज होगा आई विल नॉट बी इन इंडिया, पैसा वैसा ले लो, और जब तुम्हारा इशू मुझे कर देना। ठीक है जी। आपने से 10 करोड़ ले लिया और बोला भाई जा चले जा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फॉरेन जर्नी, ऐसा भेज दोगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले दोगे लिख के से, दोगे नहीं दोगे बताइए। यस, विल गिव अ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में हम लिखेंगे कि हम तुम्हें 5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹200, ठीक है, अलॉटमेंट की इस डेट को इशू कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट लिखिएगा जरा, शेयर वारंट क्या होता है लिखिएगा जरा। शेयर वारंट क्या चीज होती है, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगेंस्ट विच शेयर्स आर allotted at a predetermined rate and predetermined rate, predetermined date and predetermined date to the इन्वेस्टर्स, ये डॉक्यूमेंट है, इसे कहते हैं शेयर वारंट।
मतलब आपने बोला भाई ठीक है, तेरी मेरी डील पक्की, तेरी मेरी डील पक्की हो गई, ठीक है, तुझे शेयर मिल जाएंगे, तू चिंता ना कर, तुझे जहां जाना जा। और हम आपको एक डॉक्यूमेंट, जो कि एक डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से एक टेस्टिमनी होती है कि भाई हाँ, हमें तुमसे इतना पैसा मिल गया, और तुझे हम इतनी मतलब 31 जुलाई को तुझे 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से 5,000 5 लाख शेयर इशू करेंगे। सो शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच शेयर्स आर अलॉटेड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड डेट टू द इन्वेस्टर्स। ये आपने बना के दे दिया, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि शेयर वारंट का होना क्या शेयर कैपिटल हो गई, इसका प्रूफ है क्या? बताइए, कैन आई कंसिडर इट एज अ शेयर कैपिटल? बताओ भाई मुझे, क्या No, शेयर वारंट के sir. साथ जो पैसा मिला, क्या उसे मैं शेयर कैपिटल मान सकता हूँ? नहीं मान सकता, No, बिल्कुल नहीं मान sir. सकता, नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, यहाँ देखिए, नहीं मान सकते। तो इसीलिए इसे शेयर कैपिटल की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, रिजर्व सरप्लस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। कहाँ डाल देते हैं? अलग से डाल देते हैं, क्या बोलते हैं? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर है जी कहानी? ये रहेगा शेयर होल्डर फंड में। क्या फ्यूचर में आप डिनाई कर सकते हैं कि नहीं नहीं तुझे शेयर नहीं दे रहे हम? बोलो, डिनाई कर सकते हो क्या? कैन यू डिनाई इन फ्यूचर? नहीं। नहीं, इसीलिए। लेकिन शेयर कैपिटल भी नहीं है ये, और रिजर्व सरप्लस भी नहीं है, तो रहेगा शेयर होल्डर फंड के अंदर, लेकिन अलग से निकाल के रख लेंगे। जिस दिन हम शेयर अलॉट कर देंगे उसे भी किसका पार्ट बना देंगे? इट विल बी अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इटसेल्फ। बताओ। इसी तरह से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, आपका 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 जो पब्लिक इशू है वो जुलाई में खत्म होगा, लेकिन बुक्स आपकी कब बन रही हैं? 31 मार्च को। 31 मार्च को आपको एप्लीकेशन मिल गई है, लेकिन आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि अलॉटमेंट की डेट तो जुलाई में आएगी। तब तक जो एप्लीकेशन मनी मिली है आपके पास, वो तो आपके लिए लायबिलिटी है। पर क्या वो लायबिलिटी शेयर वारंट जैसी लायबिलिटी है? बताइए मुझे, क्या आप बाउंड हैं एप्लीकेंट को शेयर देने देने के लिए? बताइए मुझे, आर यू बाउंड? नहीं, हम बाउंड नहीं है। इसीलिए इसे शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में नहीं रखते, अलग से कैटेगरी बना देते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पैसा तो आ गया, लायबिलिटी तो चढ़ गई आपके ऊपर, लेकिन अभी शेयर अलॉट नहीं हुए हैं और ईयर एंड हो गया, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहते हैं। अब ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सीबीएसई में, लेकिन सीयूटी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज फाइन विद सर एवरीबॉडी? दोनों में फिर कोई डिफरेंस क्या हुआ? बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां आपने लिख के दे रखा है कि तुम्हें इतने शेयर दिए जाएंगे। क्या आप शेयर एप्लीकेशन मनी लेते समय लिख के देते हो किसी को कि तुम्हें इतने शेयर जरूर से मिलेंगे? बोलो भाई। नहीं लिख के देते। नहीं, नहीं लिख के देते। मतलब आपने वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है ऊपर वाले केस में, इसमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कोई भी, इट इज नॉट, इसलिए अलग है। उसका नेचर अलग है, उसे शेयर होल्डर फंड के अंदर डाल रहे हैं क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे शेयर देने देने, मैं डिनाई करूंगा तो कोर्ट में घसीट लेगा। और आपने किसी से एप्लीकेशन ले ली और आप उसे शेयर नहीं दे रहे हो, तो क्या वो कोर्ट में घसीट लेगा? आपकी मर्जी, आप दे रहे हैं एप्लीकेशन पे पैसा। गॉट इट? दिस इज यस फाइन। सर। चलिए अगला देखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है। हो सकता है क्लास 5-10 मिनट ऊपर चले तो भागना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। वैसे ही 2 लोग निकल चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ऊपर है तो नीचे क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ऊपर अगर क्या आया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसके अंदर आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसके अंदर आ जाएगा भाई? बोलिए। करंट लायबिलिटी करंट में। लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो होती है, लोन फ्रॉम बैंक और डिबेंचर वगैरह होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी लोन फ्रॉम बैंक और डिबेंचर वगैरह भी होते हैं। कैश क्रेडिट भी होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है। ये सारी चीजें, ये जब हम थर्ड बुक पढ़ेंगे तब इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नीचे क्या है आपकी? ट्रेड पेबल। अब आइए जरा समझते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जो टैक्स की पेमेंट होती है वो क्या करनी पड़ती है हमें? टैक्स की पेमेंट होती है, कंपनी को क्या करना पड़ता है? हमेशा एडवांस भरना पड़ता है। जानते हैं? मालूम है नहीं मालूम? मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। हम इंडिविजुअल जो है, जैसे मैं हूँ, सैलरी बंदा हूँ,
मैं क्या करूंगा, 31 मार्च तक जितना कमाऊंगा उस पर टैक्स कट जाता है, टीडीएस बोलते हैं, उससे कट जाता है। लेकिन जो रिटर्न है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरी कितनी थी, वो मैं 31 जुलाई तक का टाइम देती है हमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 जुलाई तक का टाइम देती है। लेकिन कॉर्पोरेट हाउस उनके साथ ऐसा नहीं है। सरकार उनसे कहती है कि भैया तुमने कमाया नहीं कमाया, तुम पहले टैक्स एडवांस भर दो, प्रोजेक्टेड बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर, या फिर क्या होते हैं एस्टिमेशन बेसिस पर आप क्या कर दीजिए, टैक्स भर दीजिए। हमें ऐसा नहीं बोलते, हम तो कहते हैं कि तुम कमा लो भाई, पहले कमाने के बाद टैक्स देते रहना। तो हमारा क्या होता है, जैसे जैसे कमाई होती है वैसे वैसे टैक्स कटता है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो देखिए कैसे होता है। क्या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ आपको? कैन यू सी दिस? क्या लिखा Yes. हुआ आ रहा है? ये सरकार का एडवर्टीजमेंट है। किसका एडवर्टीजमेंट है ये? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, 2019 में। कह रहा है पे योर एडवांस टैक्स, पे योर एडवांस टैक्स। क्या दे रहा है? ड्यू डेट, अमाउंट कितना, 100% ऑफ द एडवांस टैक्स पेबल। ऐसा लिख रहा है आपके सामने, इट इज मेंशनिंग हियर। ठीक है, और देखिए जरा, तो सरकार क्या करती है, आपको एडवांस टैक्स की अलर्ट भेजती है। बड़ा बड़ा अखबारों में आता है ये देखिए, यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये देखो क्या लिखा हुआ है। पे योर एडवांस टैक्स फाइनेंशियली जून 15 को, पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय जून 15, बिफोर जून 15 नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स। तो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो कॉर्पोरेट हाउस से टैक्स क्या लेता है, एडवांस में लेता है। और हम अकाउंटिंग तो कंपनी अकाउंट कर रहे हैं। एडवांस टैक्स का क्या रूल होता है, आइए मैं समझाता हूँ। मान लिया जाए आपने एडवांस टैक्स पेड, वो आपका था ₹20 लाख। ठीक है, एडवांस टैक्स। ठीक है, और एक्चुअल टैक्स आपका आ गया मान लो कितने का, 25 लाख का। भाई ये तो आपने एस्टिमेशन करा था 20 लाख का कि भाई हमारा टैक्स इतना बनेगा। लेकिन जब आपका प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ज्यादा निकल गया। ज्यादा प्रॉफिट आ गया तो आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितने की बनी, 25 लाख की बन गई। अब बताइए क्या करना होगा आपको, व्हाट यू हैव टू डू, बोलो। आपने टैक्स भर रखा है 20 लाख का, आपकी टैक्स अब आ गई लायबिलिटी 25 लाख की। तो अब क्या करोगे आप, 5 लाख का क्या करोगे, बताओ जल्दी से यार, व्हाट यू विल डू? None. और पे कर देंगे। पे कर देंगे, हम पे करेंगे। तो सरकार हमें इसे पे करने के लिए, सेटल करने के लिए 9 मंथ का टाइम देती है, 9 महीने का टाइम। हम जैसे सैलरीड है ना, हमारा अगर रिफंड होगा, रिफंड हमारा प्रोसेसिंग के 4 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। इनमें नहीं आता, इनमें 9 मंथ का, इनमें 9 मंथ का टाइम देती है सरकार। पता चला 9 मंथ के बाद फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया आपका, बदल गया। तो ये जो 5 लाख रुपए आपके पास, ₹5 लाख, ये क्या कहलाएगा आपका, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। समझे? दूसरी कंडीशन, एक्चुअल टैक्स आपका बनता है मान लो ₹15 लाख। अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, बोलो। अब तो क्या अब करेंगे आप? देंगे वापस हाँ, पैसा। अब आप रिटर्न भरेंगे, सरकार से पैसा लेंगे। तो ये जो 5 लाख रुपए है, ये वाला 5 लाख, ये क्या कहलाएगा आपके लिए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहलाएगा। और ये नेट होता है, नेट, ये नेट होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहलाता है। तो दो आइटम आपके पास आए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फॉर्चुनेटली सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सीयूटी में काम आते हैं, इसलिए मैंने इसे पढ़ा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं ये प्लेस कहाँ हो रखे हैं, देखिए, दिखा आपको, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट यहाँ दिखा, दिख रहा है? कैन यू सी दिस, बोलिए। और यस। नीचे डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहाँ दिख रहा है आपको, नॉन करंट एसेट्स के नीचे दिख रहा है यहाँ पर। तो इनकी प्लेसिंग कहाँ होती है पता चली। सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीयूटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वहां तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स नीचे गया था, उसको बाद में देखेंगे। ऊपर आया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो नीचे कितना आया, नीचे लिखा अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटीज। ऊपर क्या आया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो नीचे आएगा अदर करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो नीचे क्या आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और लायबिलिटी साइड इलेपो। कितना आसान है, अगर मैं इसे हाइड कर लूं। शेयर होल्डर फंड के 3 कंपोनेंट, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, नीचे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को साथ लेके चलिए। ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो नीचे क्या, ट्रेड पेबल। ऊपर अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो नीचे क्या, अदर करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो नीचे क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लायबिलिटी साइड इज इले ओ। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ हेडिंग ध्यान रखनी है अभी आप। अब मुझे एक बात बताइए,
ऊपर जैसे शेयर होल्डर फंड जैसी चीज थी, एसेट्स में तो शेयर होल्डर फंड जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। एसेट्स में तो सिर्फ दो हेडिंग होंगी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की, तो काम आसान हो गया। और पहले आप पढ़ते थे ना नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, और आप पढ़ते थे ना टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल पढ़ते थे। यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो टेंजिबल है और इंटेंजिबल अलग से बना दिया। तो पहली हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरी हेडिंग क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। नंबर 1 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये क्या है आपकी टेंजिबल एसेट्स है, और दूसरे में क्या आ गया, इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब यहाँ आता है। और लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सब ऊपर वाले में आता है। अब भला ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, किसी ने सरिता विहार की तरफ जाते हुए रास्ते में वो सुपरनोवा देखा है? किसी ने सुपरनोवा, सुपरटेक यस का सर, सुपरनोवा देखा है किसी ने? सुपरनोवा यस सर, देखा होगा ना किसी ने? देखा है सर, देखा है। अरे भाई ठीक है, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, तुम्हें अच्छी बात है देखा है तो। आइए इधर देखें जरा, ये आपको तस्वीर दिख रही है, दिख रही है? कैन यू सी दिस? ये वही है सुपरनोवा, सेमी कंस्ट्रक्टेड पोजीशन में है, दिख रहा है ना? यस सर। तो अगर मान लो नीचे के 10 मंजिल बन गई ये वाली, तो यहाँ पर लोगों को आप फ्लैट अलॉट कर दीजिए, रहने लग जाएंगे लोग तो। हाँ है ना? हाँ। हाँ, कितना अच्छा है ना। फिर 10 मंजिल बन जाए, फिर उनको अलॉट कर दीजिए, फिर ये 30 मंजिल बन जाए, अलॉट कर दीजिए। ऐसे तो करते हैं ना हम लोग। अभी यस और नो तो बोलो। नहीं मतलब अगर पूरी बिल्डिंग बन जाएगी तो देते हैं ना वे तो फ्लैट्स। पहले क्यों नहीं दे रहे? पहले देने में क्या परेशानी है? पता है क्या परेशानी है? अगर इस क्रेन से एक कील भी गिरी, तो नीचे किसी का मुन्ना जो बैठा होगा उसकी खोपड़ी में गड़ जाएगी वो कील। इसीलिए नहीं, जब तक पूरी बिल्डिंग नहीं बनती तब तक हम क्या करते हैं, उसको अलॉट ही नहीं कर सकते। पता चला ऊपर से कोई पत्थर गिर गया, ऊपर से कोई टाइल गिर गई, बंदा दो हिस्सों में बंट जाएगा। जब तक पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक अलॉटमेंट नहीं होता। इस पूरी बिल्डिंग को बनने में 5 साल लग गए, 6 साल लग गए। तो क्या ये बिल्डिंग आपकी एसेट्स नहीं कहलाएगी? बताइए, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? एसेट्स तो यस। है, टेंजिबल एसेट्स है, लेकिन इसे हम क्या नाम देते हैं? और सुनो, ये प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह क्या कहलाती है इकोनॉमिक्स में? कैपिटल गुड्स कहलाती है। ठीक है, तो इसे नाम दिया जाता है क्या? कैपिटल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोला जाता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है इसे। तो कोई भी टेंजिबल एसेट्स अगर डेवलपमेंट की फेज में है तो उसे क्या बोला जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और मान लो आपने किसी से फ्रेंचाइजी लेनी है, फ्रेंचाइजी ले ली, आपकी फ्रेंचाइजी का जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको मिलेगा वो मई के महीने में, और पैसा आपने पूरा पे कर दिया, पैसा पूरा का पूरा आपने पे कर दिया। तो बताइए, क्या वो फ्रेंचाइजी या लाइसेंस आपका बन जाएगा 31 मार्च तक? नहीं बनेगा ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा ना, 40 साल के बाद वाली जो लेडी होती हैं, 50 साल 55 साल वाली आंटी होती हैं, वो क्या करती हैं? एंटी एजिंग सीरम, एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल करना शुरू करती हैं और कम्पीट करती हैं यंग लड़कियों के साथ, हमारी स्किन भी उन्हीं की तरह टाइट दिखे चेहरे की। आपकी कंपनी क्या करती है? एंटी एजिंग सीरम पर काम कर रही है, 200 करोड़ रुपए का रिसर्च डेवलपमेंट करती है आपने, अभी भी 100 करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट होना बाकी है। जब वो एंटी एजिंग सीरम का फॉर्मूला बन जाएगा तो वो आपके लिए कैसी एसेट्स होगी? टेंजिबल एसेट्स होगी या इंटेंजिबल एसेट्स होगी? बताइए जरा। टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स, फॉर्मूला टेंजिबल कैसे हो गया बता? मतलब हाँ अगर प्रोडक्ट मैंने प्रोडक्ट Intangible. से सोच आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला इज इंटेंजिबल। तो उसको कहते हैं क्या? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोला जाता है उसे। आपको पता चला आप उनकी बैलेंस शीट के कंपोनेंट के बारे में? ये देखिए, ये रहा कंपोनेंट, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपोनेंट। क्या दिख रहा है आपके पास यहाँ पर? ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इससे रिलेटेड क्या? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है भाई सबको ये बात? कैन यू कोरिलेट दिस? यस सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है टेंजिबल, अलग लिख दिया, इंटेंजिबल को अलग लिख दिया। अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या था? अंडर डेवलपमेंट था, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोला, लेकिन कैपिटल बोला। तो जो रूटीन वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वो गुड्स का होता है,
वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं ना, बचपन में पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश, फिनिश्ड, ऐसा करके इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली नीचे क्या होगा, करंट इन्वेस्टमेंट होगा। ऊपर अगर डेफर्ड टैक्स एसेट्स ये भी बताया था, तो उसकी जगह पे 3 चीजें आप याद रखिएगा, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बीआर, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट्स है तो नीचे क्या आया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो नीचे लॉन्ग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर अगर अदर नॉन करंट एसेट्स है तो नीचे क्या आया, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, ये मैं आपके सामने से छुपा देता हूँ और आपका पूरा फॉर्मेट आपके सामने बोल के दिखाते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला पार्ट क्या था, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा कंपोनेंट था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आई लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी। पहले क्या आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नीचे क्या आया, शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऊपर क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो नीचे क्या है, ट्रेड पेबल, यानी कि क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। उसके बाद बारी किसकी आई, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की, तो नीचे अदर करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लायबिलिटी साइड खाली। फिर आया नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक हेडिंग, इंटेंजिबल एसेट्स दूसरी हेडिंग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तीसरी हेडिंग, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट चौथी हेडिंग। फिर आया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नीचे करंट इन्वेस्टमेंट। ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स आया, नीचे आया क्या, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर आया क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर आया क्या था बताइए, लास्ट पार्ट बताएगा को मुझे क्या आया था, ये देखिए, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स, तो नीचे करंट एसेट्स। दिस वाज योर बैलेंस शीट। इतना सा, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल है। और इस तरह की बैलेंस शीट का आप देखें ना, आपकी सीट पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, देखो ये रहे, सॉरी नॉट दिस क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन दिखेंगे शीट पे उसमें लिखा है कई जगह पे कि बैलेंस शीट बनाइए, शेयर कैपिटल दिखाइए, ये प्रिपेयर बैलेंस शीट अलोंग विद द नोट्स टू अकाउंट्स। कैसे बनता है ये फिर मैं आपको अगली क्लास में बना के दिखाऊंगा, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस भी, और ये जो शीट है पूरी, इसको भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, ज्यादा नहीं, मतलब 6-7 तक के क्वेश्चन से आप कर पाएंगे इसके, ये वाले 7 तक के क्वेश्चन, 8, हाँ शायद 8 भी, 8 तक के क्वेश्चन आप आराम कर पाएंगे, बैलेंस शीट वाला पार्ट नहीं करना आप। ठीक है, बैलेंस शीट तो मैं करके बना के दिखाऊंगा ना, अभी तो बनाई क्या, अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर सिखाया आपको। अब आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से त्विषा, तनिष्क या फिर हर्षिल, जो आपकी थर्ड बुक थी, उसका पहला चैप्टर आपका, उसका काफी कुछ पार्ट मैंने कवर किया आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई विल वाइंड अप।